हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो फिर से हम यहाँ पर मिल रहे हैं स्ट्रेट लाइन के एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जहां पे हम लाइन और लाइन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइन और लाइन अगर आती है तो वैसे तो एंगल बिटवीन द लाइन एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको हम ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आपका पैरेलल लाइंस अगर हो जाती हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है। देन वी ऑल्सो हैव एंगल बैस्टर का कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट, कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट। इन सभी चीजों को इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो। इन सभी का इस्तेमाल आगे भी आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। आपका क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेस क्रिएट करता है स्ट्रेट लाइंस, सो इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो कोनिक सेक्शंस के डिस्कशंस हैं या सर्कल्स के डिस्कशन है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना? सो आपके यहाँ पर बच्चों जो सबसे पहला थॉट है जिसके साथ में हम बिगिन कर रहे हैं इस वीडियो को, दैट इज बेसिकली पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। सो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो आप यहाँ पे नोटिस करना चाहिए आपने कि हमारे पास में जो लाइंस है वो पैरेलल है कि नहीं। ठीक है ना? पैरेलल लाइंस कैसे पता चलती है कि आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है ना? सो आपके पास में अगर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स ए और बी के बराबर हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में आप जो डिफरेंस नोटिस कर पाओगे बस इतना है कि कांस्टेंट टर्म आपका अलग निकल कर आता है। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह से आपके यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि यार ये ऐसा ही क्यों हुआ है, सो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि आपके पास में लेटर से दो लाइंस जो गिवन है पैरेलल लाइंस, आपने क्या किया है, आपने बेसिकली ओरिजिन से सोच के देखो एक बार, क्या ऐसा थॉट आपको क्रिएट करते आ रहा है। आपने क्या किया है, ओरिजिन है कहीं तो ओरिजिन से आपने इस लाइन का डिस्टेंस निकाला, ओरिजिन से आपने इस लाइन का भी डिस्टेंस निकाला, एंड देन इन दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वही तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। सो ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 सब्स्टिट्यूट करके, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। सो 0 0 डाल के आपको c1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज exactly will give us the distance between the parallel lines। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आप जब भी यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं तो पहले बिना मॉड की कैलकुलेशन करते हैं और बाद में हम यहां पे मॉड लगाते हैं, ये कहते हुए कि हमें नहीं पता कि यार बड़ी वैल्यू कौन सी आने वाली है, इस लाइन के साथ वाली वैल्यू बड़ी आएगी कि इस लाइन के साथ वाली वैल्यू बड़ी आएगी। सो पहले हम बिना मॉड के यहां पे कैलकुलेशन करेंगे एंड देन वी विल बेसिकली अप्लाई द मॉड। बिना मॉड की कैलकुलेशन पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने यहां पर इमेजिन किया कि आपका ओरिजिन बाहर लाई कर रहा है दोनों लाइंस के, लेकिन वो दोनों लाइन के बीच में भी कहीं ना कहीं हो सकता था, राइट। सो उस केस में हमें यहाँ पे जो वेक्टर वाला थॉट है ना, वो यहां पर इस्तेमाल करने के लिए मॉड को स्किप करना होता है एंड देन अपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का फॉर्मूला है उसी की मदद से यहां पर कैलकुलेशन आगे बढ़ानी होती है। क्योंकि अगर पॉइंट आपका बाहर है देन बोथ द डायरेक्शंस आर बेसिकली इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन जो है वो वाकई सब्ट्रैक्शन कराएगा और सब्ट्रैक्शन ही एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ओरिजिन बीच में कहीं है देन एक डिस्टेंस जाएगा उस तरफ, एक डिस्टेंस जाएगा इस तरफ, देन इन दैट केस क्या होना चाहिए, एक्चुअली तो ये दोनों डिस्टेंसेस का एडिशन ही हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, और वो एक्चुअली हो जाएगा फॉर्मूले के साथ में। ठीक है ना? क्योंकि एक डिस्टेंस उस तरफ जा रहा है, एक डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है, हमने यहाँ पे पहले मॉड नहीं लगाया, हमने यहाँ पे सिंपली c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है बिना मॉड के, एंड ऐसे c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है बिना मॉड के, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया है। सो दोनों को क्योंकि सब्ट्रैक्ट कराया है इसलिए यहां पर आपके पास में क्या होगा, इफेक्टिवली एडिशन हो जाएगा। ठीक है? अगेन अगर आपको यहां पर ये सारी बातें समझ में आ रही है बहुत ही बढ़िया बात है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है देन आई डोंट माइंड कि आप डायरेक्टली बोले कि सर हम तो फॉर्मूला याद रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है ना? कैसे आया उसको थोड़ा सा यहां पर अंडरस्टैंडिंग मैंने देने की कोशिश करी बेस्ड ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट जो हम पिछले वीडियोस में यूज कर चुके हैं। ऑलराइट, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ये बेसिकली पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है। एंड अगेन बिफोर मूविंग ऑन एक चीज और आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने नोट करना चाहिए वो क्या है, जो आपने नोट करना चाहिए वो आइडिया ये है कि यार आपके पास में पैरेलल लाइंस अगर दी हुई है तो हो सकता है कि पैरेलल लाइंस ऐसे कुछ आपको दी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड देन यहां पे दे दिया है 4x प्लस 6y एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ऐसा भी आपके इसमें पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्ट अवेलेबल हो सकता है, राइट। लेकिन हम अपने फॉर्मूले को इस कंस्ट्रक्ट के साथ में अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको पैरेलल लाइन का यहां पर जो फॉर्मूला है अप्लाई करना है तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि a और a एग्जैक्टली सेम है, b और b एग्जैक्टली सेम है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, राइट। मतलब क्या करना होगा, या तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर नीचे वाली इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर लो, विच एवर यू लाइक। लेकिन आपको यहां पर पहले a और b के वैल्यूज को एग्जैक्टली सेम बनाना है, फिर अपने फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है। ठीक है? याद रहेगा, फॉर्मूलेस को अप्लाई करने के पहले ये काम करना
याद रखना है हमें, ठीक है ना। ऑलराइट, सो यहाँ पर यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डिवाइड कर लूँ, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे 2x + 3y के साथ में 9/2 आएगा। एंड नाउ आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो ये पैरेलल लाइन के ऊपर जो आपके सवाल बन सकते हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू दिस आइडिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस एंड दैट। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर स्क्वायर क्रिएट करते हो, अगर आप स्क्वायर क्रिएट करते हो तो आपस में यहां पर बेसिकली पैरेलल लाइंस के पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। दो हॉरिजॉन्टल लाइन से, दो वर्टिकल लाइन से, दोनों ही आपस में पैरेलल हैं। मान लेते हैं कि यहां पर जो हमें गिवन है ये पैरेलल लाइंस जो है ये वाली पैरेलल लाइन से, कोई सा भी मान सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यार ये है ना कहां हमने मार्क करना चाहिए, तो कहीं पर भी एक जगह मार्क कर लूं। सो 3x + 4y - 8 = 0 एंड इसको हमने मार्क कर लिया है 3x + 4y एंड +2 = 0, राइट। और जैसे ही आपको यहां पर पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दिखाई दे रही है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या वो निकालना हमारे लिए फेवरेबल काम है क्या? इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको निकाल के कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो साइड लेंथ के बराबर है ना। तो इसका जो स्क्वायर आएगा, इसका जो स्क्वायर करके आंसर आएगा वही तो आपको निकालना है, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पर हम क्या करते हैं, d का वैल्यू निकालने के लिए c1 - c2 तो हो जाएगा 2 - -8 c1 - c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b², तो अंडर रूट के अंदर आपका यहाँ पे 9 एंड 16 बनेगा। सो दैट गिव्स अस बेसिकली 10/5, मतलब 2 यहाँ पर आपका डिस्टेंस है। और डिस्टेंस अगर आपके यहाँ पे 2 निकला है मतलब एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था। एरिया कैसे आ जाएगा, एरिया आपका d² आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। डन। चलो और एक सवाल करते हैं। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दैट। ऑलराइट, सो यहां पर फिर से आपको समझना है पहले तो सवाल को कि क्या डेटा दिया है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। सो वी हैव 2 पैरेलल लाइंस विद अस। दोनों पैरेलल लाइंस जो है उसके अंदर हम पहले देख लेते हैं कि क्या आपके x और y के कोएफिशिएंट्स बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम यूजुअली क्वेश्चन को देखना चाह रहे होते हैं वैसा अगर मैं लिखना चाहूं तो 2x + y - 3 = 0 है ना। एंड यहां पे मैं 2x + y - 5 = 0 ऐसे इसको लिखना चाहूंगा रादर देन द फॉर्मेट जो उन्होंने दिया हुआ है, राइट। एंड देन ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सुनना फिर से ध्यान से कि क्या हो रहा है। Equation of the line passing through this point and making intercept of length 2 units between the lines। तो यहां से लेटर से मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, लेटर से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा कौन सा, जो गिवन पॉइंट है, कितना है ये 2,3, राइट। बोल क्या रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये ग्रीन कलर की लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2, मतलब यहां पे अगर ये P और Q पे कट करता है इन दोनों लाइंस को, राइट, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 2 के बराबर है, ऐसा आपको दिया गया है, राइट। सो ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें यहां पर सोचना है। तो आप यहां पे नोटिस करते हो कि हाँ ठीक है, हो तो सकता ही है। मैं यहां पे अगर इस लाइन को है ना ए के ऊपर अगर हिंज्ड मानता हूं तो मैं यहां पर इसको इस तरह से अगर वो आगे पीछे करूंगा तो कोई तो एक डिस्टेंस यहां पर आएगा जिसमें एग्जैक्टली इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 के बराबर बनेगी, है ना। अच्छा, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए आपको कि यार इस तरफ भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर इस साइड जाके मुझे एक 2 डिस्टेंस यहां पे इंटरसेप्ट का मिला है तो एग्जैक्टली इस तरफ आगे भी सिमेट्रिकली एक जो है मेरे पास में इंटरसेप्ट बनेगा जो 2 डिस्टेंस का ही बनने वाला है। मतलब ऐसी 2 लाइंस हमारे पास में निकल कर आनी चाहिए। ग्रीन लाइन जो मैंने यहां पर बनाई है ऐसी 2 लाइंस बननी चाहिए, है ना। अगर आप यहां पे चाहते हैं तो एक डॉटेड लाइन फिर से यहां पर मैं ड्रॉ करके रख देता हूं फॉर द क्लैरिटी से कि हम यहां पे भले ही कैलकुलेशन एक का ही करेंगे लेकिन आपकी जो इक्वेशन है वो समझदार है। इक्वेशन खुद ही 2 आंसर निकालकर आपको दे देगी, इतना आपको इक्वेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि देखो यार आप ऐसा करो कि पहले ना इनके पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो डेटा आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, लेट अस से इसको मैं r नाम देता हूं। सो QR डिस्टेंस निकालने से हेल्प हमें डेफिनेटली हो जाएगी। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ QR फर्स्ट। सो QR की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, c1 - c2 विच इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, 2 के बराबर अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b², मतलब अंडर रूट के अंदर 5, ठीक है ना। सो 2/√5 आपका यहां पर वैल्यू निकल कर आ रहा है विच इज दिस वैल्यू, ठीक है, 2/√5। सो इससे फायदा क्या हुआ है कि अब मैं क्या पता कर सकता हूं, मैं बेसिकली ये वाला जो एंगल है ये पता कर सकता हूं। ये एंगल पता करके फायदा क्यों होगा, क्योंकि अगर मुझे एंगल बिटवीन 2 लाइंस पता है तो
मैं उसकी फॉर्मुले की मदद से tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 n2 वाले फॉर्मुले को लगाने की मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। उसकी मदद से मुझे यहाँ पर इस येलो लाइन का तो स्लोप ऑलरेडी पता है, इस ग्रीन लाइन का स्लोप मेरे पास में आ जाएगा। ग्रीन लाइन का जो है पॉइंट मेरे पास में ऑलरेडी है, तो ग्रीन लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट अगर है और उसका स्लोप भी अगर आ जाए तो फिर मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, जो हमारे यहाँ पे मेन टारगेट भी है कि हमें इस तरह की लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर अपना आंसर निकालते आएगा, गिवन दैट कि हम कोई कैलकुलेशन में यहाँ पर एरर ना करें, ठीक है ना। सो लॉजिक तो ये हमारा काफी स्ट्रांग हमें लगता है ना, लॉजिक में कोई फॉल्ट नहीं है, लॉजिक बढ़िया है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/√5, इसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब 1/√5। 1/√5 वैसे साइन थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, एक्चुअली हमें चाहिए था टैन थीटा। टैन थीटा अगर चाहिए तो आप वैसे तो यहाँ पे ही अपना काम कर लो तो ज्यादा बेहतर है कि आप अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लो, या फिर यहाँ पे अलग से कर लो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कि मुझे साइन का वैल्यू पता है, मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे √5 पता है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब टैन थीटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, है ना, यहां पर आपका tan थीटा 1/2 निकल रहा है, ठीक है। tan थीटा अगर आपका 1/2 निकल रहा है तो इसके बाद में हम अपना एंगल बिटवीन द लाइंस वाला फॉर्मूला लगा के आगे प्रोसीड करना चाहेंगे, ठीक है ना। सो नाउ आपका जो tan थीटा है वो कितना होता है, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो यहाँ पे m1 की वैल्यू तो हम जानते हैं, है ना, tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, m1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, स्लोप अगर ध्यान से देखोगे तो -2 के बराबर इसका स्लोप है ना, उस तरफ लेके जाओ, y इक्वल टू -2x प्लस 5, ठीक है ना। तो स्लोप यहाँ पर -2 के बराबर है। बाकी m2 का वैल्यू हम m मान लेते हैं और उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, राइट। सो मॉड के अंदर अगर आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, माइनस साइन को कंज्यूम करवा सकते हो। माइनस साइन को अगर आप कंज्यूम करवा लोगे सो यहाँ पे आ जाएगा m+2, नीचे आ जाएगा 1 - 2m, और मॉड को ओपन करोगे तो प्लस माइनस हाफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आएगा, ठीक है ना। ओके, सो एक बार प्लस साइन के साथ में कैलकुलेशन ओपन कर लो, एक बार माइनस साइन के साथ में कर लो। प्लस साइन के साथ में अगर आप कैलकुलेशन ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 - 2m एंड इस तरफ आ जाएगा आपका 2m + 2, मतलब यहां से आ जाएगा m का वैल्यू कितना, ये आ जाएगा आपका -1 क्या है, सही किया मैंने यहाँ पे। मेरे पास में वैल्यू कितनी है, मेरे पास में वैल्यू यहाँ पर 1 - 2m है ना, यहाँ पर इसका स्लोप जो है -2 के बराबर है एंड ओके m+2 4 आना चाहिए, ऑलराइट। सो आपके यहाँ पर जो बेसिकली कैलकुलेशन है इसके अंदर आपके उसमें यहाँ पे है ना 4 आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये चीज ध्यान रखते हैं। एंड देन आपके यहाँ पे 4m का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये आपका -3 के बराबर आ जाएगा, तो m का वैल्यू आपका बनेगा -3/4 के बराबर, ठीक है ना। तो ऐसी ही छोटी सी कैलकुलेशन हम माइनस साइन के साथ में भी ओपन करके देखते हैं वहां पे क्या वैल्यू बनती है। सो अगर मैं माइनस साइन के साथ में ओपन करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ और यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो आपको -1 + 2m मिल रहा है, एंड राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा 2m + 4 जैसे कि पहले भी मिला था। नाउ यहां से आपका m और m ही कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, राइट। ये बहुत कम बार देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर मिल रहा है तो यहाँ पे सीखने की कोशिश करो कि जब भी आप m की कैलकुलेशन करते हो और इक्वेशन में से m ही कैंसिल हो जाता है, मतलब m एक्चुअली इंफिनिटी है उस केस में, m आपका इंफिनिटी है। बहुत बार तो हम क्या कहते हैं कि यार मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो पॉसिबल ही नहीं है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली जो वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं इंफिनिटी आंसर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन स्लोप के केस में इंफिनिटी आंसर का मतलब होता है कि लाइन आपकी वर्टिकल बन रही है। तो यहां पर जब m वाली इक्वेशन में m कैंसिल होता है तो उसको हल्के में नहीं लेना है ना। ये नॉट पॉसिबल बोल के इसको आगे नहीं बढ़ जाना है, ठीक है ना। ये एक्चुअली पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं दोनों साइड m से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों साइड अगर मैं m से डिवाइड करता हूं तो यहां पे 2 के साथ में -1/m आएगा, यहां पे 2 के साथ में 4/m आएगा। तो अगर मैं m को इंफिनिटी कर दूं तो दोनों साइड 2 = 2 बन रहा है, तो m = इंफिनिटी मतलब यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो m = इंफिनिटी लिखते नहीं है ऐसा कभी, लेकिन चलो हम तो लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो फाइनल आंसर में इस तरह से चीजें लिखने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। बट चलो हमने लिख दिया m = इंफिनिटी। ऐसे 2 आंसर्स आपके इसमें बेसिकली बने हैं, राइट। दिस इंप्लाइज की एक वर्टिकल लाइन आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में, एक वर्टिकल लाइन। लेकिन पास कहां से करवानी है वो तो हमें पहले से पता है। तो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2,3 अगर आप लिखोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2 लाइंस की इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, इक्वेशन खुद आपको यहां पे सॉल्व कर समय 2 आंसर निकाल के देगी, राइट। अगेन मॉड का इंपॉर्टेंस यहां पर समझो, अगर आप मॉड नहीं लगाओगे तो आपके इसमें एक ही इक्वेशन निकल कर आएगी, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली सही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो यहां पर कि 2 आंसर्स आपके आने चाहिए जो मॉड लगाने की वजह से आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो आपके यहां पर जो फाइनल कैलकुलेशन है वो क्या आ जाएगा, इक्वेशंस का कैलकुलेशन है।
सो आपकी जो लाइन का इक्वेशन आ रहा है वो एक तो क्या आ जाएगा, y माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास में 2,3 है ना। एक बार जो मैं यहां पे स्लोप इस्तेमाल कर रहा हूं वो है -3/4 x माइनस 2 के साथ में, ठीक है ना। एंड दूसरी बार जो मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा दैट वुड बी इन्फिनिटी डायरेक्टली, ठीक है ना, इन्फिनिटी स्लोप इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो आपका यहां पर जो y माइनस 3 है ना, उसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -3x एंड +6 बनेगा, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 18। इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है वन ऑफ द आंसर जो यहां पर एक्सेप्टेबल है। एंड ऑल्सो एक लाइन और आपको यहां पर मिलने वाली है जिसका स्लोप इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी अगर स्लोप है तो या तो आप यहां पे स्लोप के प्लेस में 1/0 लिख के कैलकुलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो कि x इक्वल टू 2 आएगा, या फिर इन्फिनिटी के केस में अगर आपको इक्वेशन लिखना अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे बस एक फिगर बना के यहां पर देख लोगे कि यार 2,3 कहां पर है। सो 2,3 आपका यहां पे कहीं और एक वर्टिकल लाइन इमेजिन करो, ठीक है ना। 2,3 यहां पे कहीं है और एक वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन क्या होना चाहिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब x इक्वल टू 2 आपका यहां पर आंसर बनता है, ठीक है ना। सो एक आंसर ये वाला करेक्ट है, एक आंसर वो वाला करेक्ट है। डन, ओके। अगर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में यहां पे सॉल्व करना है कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया -3/4 के प्लेस में इन्फिनिटी लिखते समय क्या लिखना पड़ेगा, 1/0 को 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो एक्चुअली आपको अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपने पहले से सुनकर रखा है कि 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, वो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे फिगर से निकालो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या था, ये आपका एक काफी बढ़िया सवाल था जिसके अंदर जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है वो तो यहीं पे खत्म हो गया था। लॉजिकली यहां पर जो है पैरेलल लाइंस की डिस्कशन का, हम यहां पे पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन जो मेन सवाल है वो तो उसके बाद में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, जहां पे एंगल बिटवीन द लाइंस को आपने इस्तेमाल करके अपने दोनों लाइंस की डायरेक्शन पता करी है, ठीक है ना। दोनों लाइंस की डायरेक्शन एक बार पता चल गई तो हमें यहाँ पे स्लोप पता चल गया, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर भी निकाल पा रहे हैं। सो नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन विच इज एंगल बाइसेक्टर। अगेन जो मेन डिस्कशन है इसका वो बहुत आसान है, राइट, कि यार मैं एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास में यहाँ पे L1 L2 दो लाइंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों L1 L2 हमारे पास में गिवन है। तो इनके जो बाइसेक्टर्स बनेंगे, पहली बात तो ये समझो कि यार एंगल दो टाइप के बन रहे हैं, एक इस तरफ वाला एंगल बन रहा है, एक ऊपर वाला एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर्स भी आपके दो अलग अलग बनेंगे, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि एंगल तो चार बन रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि सर 1 2 3 और 4 एंगल है, तो 4 एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेंगे। यस, वहां तक अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, वैसे भी बोलना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप जब लाइन की इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे तो लाइन की इक्वेशन में ये वर्टिकल वाले ओवरलैप कर जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल वाले ओवरलैप कर जाएंगे। तो इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो ही इक्वेशंस बेसिकली मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये आपके B1 B2 लेटर से बाइसेक्टर्स हैं, B1 B2 बाइसेक्टर्स हैं, सो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। डॉट डॉट वाले एंगल्स बराबर है, क्रॉस क्रॉस वाले एंगल आपके बराबर है। डन, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। लेकिन एंगल बाइसेक्टर में देखो ध्यान से, दो डॉट और दो क्रॉस मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। दो डॉट और दो क्रॉस मिलके 180 बना रहे हैं, मतलब एक डॉट और एक क्रॉस मिलके क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप ध्यान रखो कि एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज 90 डिग्री। फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनल लाइन L1 L2 के बीच में कितना एंगल है, फर्क ही नहीं पड़ता। जो बाइसेक्टर्स होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम थोड़ी सी बात नोटिस करेंगे। दूसरा डिस्कशन ये है इंपॉर्टेंट कि यार अभी हमें अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए दे देता है तो हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन के लिए हम यहां पर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है ना। सो एंगल बाइसेक्टर अगर आप यहां पर बनाते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ऑन बोथ द लाइंस वो सेम लेंथ का निकल कर आएगा। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ऑन बोथ द लाइंस वो सेम लेंथ का निकल कर आएगा। अगर इधर d डिस्टेंस बनाए तो इधर भी d डिस्टेंस ही निकल कर आना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हो तो ऊपर और नीचे आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बने हैं, ठीक है ना। आपके यहां पे ये दोनों डॉट वाले एंगल तो ऑलरेडी बराबर हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया तो आपके 90 डिग्री भी बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके दो एंगल्स तो बराबर हो गए और फिर आपके यहां पर जो हाइपोटेनस है वो कॉमन साइड है, राइट। हाइपोटेनस आपका कॉमन साइड है, मतलब यहां पर आपके एंगल्स तो सारे बराबर पहले से ही थे, अब साइड भी आपने बराबर कर दी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी कंफर्म्ड है। कॉन्ग्रुएंसी कंफर्म्ड है मतलब यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ भी आपके बराबर होनी चाहिए। बस यही चीज अगर आप लिख दोगे तो आपका यहां पर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन रेडी हो जाएगा,
राइट। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप भी लिखा है क्या? अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम रखता हूँ पॉइंट्स के, रख दे नाम, यहाँ पे लेट से ये पी पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे एक्स वाई से डिनोट किया है, एक्स कॉमा वाई से डिनोट किया है, फिर आपने यहाँ पे पी एम डिस्टेंस निकाला है, फिर पी एन डिस्टेंस निकाला है, ठीक है ना। सो क्या आएगा पी एम डिस्टेंस आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। ये आपका L1 से डिस्टेंस आ गया, वही यहां पर लिखा हुआ है, मॉड लगा लेना, अभी मॉड ओपन करने के बाद में आपको प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही डी डिस्टेंस अगर मैं लिखता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉप का डिस्टेंस, अगेन जो हमने पिछले क्लास में कवर किया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो क्या है, वो है आपका यहां पर डायरेक्टली कि भाई इसके अंदर आपने एक्स और वाई इनपुट दिया है, एक्स और वाई की जगह एक्स और हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक्स और वाई आपने इनपुट दिया है एंड देन आपको अंडर रूट के अंदर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर मिल रहा है, इसके ऊपर भी मॉड लगा लो। अभी दोनों मॉड वाले एंटिटीज अगर आपस में बराबर है तो मॉड हटा के आप यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मॉड हटा के दोनों साइड से मॉड हटा के हमने क्या किया, एक बार प्लस साइन लगा लिया है, एक बार माइनस साइन लगा लिया है, और यही आपको दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल के दे देगा। प्लस साइन के साथ में सॉल्व करोगे तो कोई एक बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस साइन के साथ में सॉल्व करोगे तो कोई दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। बस यही यहां पर हमें चिंता रहती है हमेशा कि यार प्लस साइन से कौन सा वाला बाइसेक्टर आए, ये एग्जैक्टली अभी ये इक्वेशन तो नहीं बता पा रही है, और माइनस साइन से कौन सा वाला है वो भी हमें नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि ये दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा, एक बार प्लस साइन के साथ में इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, एक बार माइनस साइन के साथ में इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो जो बन रहा है वो एंगल बाइसेक्टर का ही इक्वेशन है, क्योंकि ये जो कंडीशन हमने लिखी है वो कंडीशन खुद एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन है ना। हमने क्या कंडीशन लिखी यहां पर कि पीएम का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, पीएन के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो पीएम इक्वल टू पीएन अप्लाई किया है, जहां पे पी आपका मूविंग पॉइंट है, राइट। सो ये अप्लाई करके आपको जो एक लोकस मिल रहा है ना, वो लोकस किसका होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का ही होना चाहिए। अब ये करना क्योंकि बहुत आसान है, क्या ही क्या है, आप अगर वैसे ध्यान से देखोगे तो आपने बस लाइन की इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, लाइन की इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, एक बार प्लस के साथ में ओपन कर दोगे, एक बार माइनस के साथ में इक्वेशन सॉल्व कर दोगे, तो आपके यहाँ पे दोनों आंसर्स आ जाएंगे। सो क्योंकि ये करना बहुत आसान होता है इसलिए यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि दोनों के दोनों बाइसेक्टर निकाल कर बताओ। सवाल जो आता है वो स्पेसिफिक आता है कि नहीं आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकाल के बताओ, आप ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकाल कर बताओ। तो उसके लिए भी हमने क्या किया है, उसके लिए भी हमने यहाँ पर जो है चीज़ों को आसान करने के लिए ये टेबल है ना क्रिएट करवा लिया है। ये टेबल आपको पहले से बता देता है कि आपको प्लस साइन के साथ में सॉल्व करना चाहिए, माइनस साइन के साथ में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका आता है वो यूजुअली इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको स्ट्रेट लाइंस देकर रखी है एंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बताना है, लेकिन ये बता देते हैं कि कौन सा वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बताना है या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक जगह अगर एक्यूट एंगल बनता है तो दूसरी जगह ऑब्ट्यूस बनता है। तो ये वाला इस फिगर में B2 जो है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, B1 जो है वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, राइट। सो एक तो तरीका ये है कि हम थोड़ा सा सोच ऐसी रखें, ठीक है ना, सोच हम ऐसी रखें कि यार अगर मैं किसी भी एक लाइन पे पॉइंट पकड़ता हूं, काफी खराब सोचे हो है ना, वो हम पसंद नहीं करते हैं। किसी भी एक लाइन पे अगर मैं अपना पॉइंट पकड़ता हूं, सो जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा ना उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ ज्यादा है। कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ा लाइन L2 के ऊपर लेटेस्ट से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ निकाला एंड देन दूसरे बाइसेक्टर पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ निकाला, तो आप नोटिस करोगे कि यार जो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर था ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ ज्यादा बड़ा आया है, जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ थोड़ा छोटा आया है। इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार मैंने दो इक्वेशन तो यहां पे जनरेट कर ली हैं, अब इनमें से कौन सा वाला एक्यूट है कौन सा वाला ऑब्ट्यूस है ये हम पता इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें दुख की बात क्या है कि आपसे पूछा था कोई एक इक्वेशन, आपने पहले निकाले दोनों इक्वेशंस, क्योंकि ये चीज अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको दोनों इक्वेशन निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो आप यहां पे B2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप और B1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल के कैलकुलेशन करोगे। सो ये काफी टाइम आपको यहां पे ले जाता है ना, इसलिए हमें यहां पर पसंद क्या है, हमें यहां पे पसंद है ये वाला तरीका जहां पे हम पहले ही पता कर लें कि यार अगर उसने ऑब्ट्यूस पूछा है तो ऑब्ट्यूस के लिए मैं प्लस साइन यूज करूं कि माइनस साइन यूज करूं फॉर कैलकुलेशन, वो पहले ही बता दूं, राइट।
सो वो तरीका बेसिकली यहां पर क्या है कि आप पहले तो यहां पर जो भी दोनों इक्वेशंस दी हुई है उसके अंदर जो अपने कांस्टेंट्स हैं उनको पॉजिटिव बना लो, ठीक है ना। एक बार आपने दोनों कांस्टेंट्स को पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है कि अगर लेट से ये वाला क्वेश्चन है तो यहां पर ये कांस्टेंट तो पहले से पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म जो है पहले से पॉजिटिव है, यहां की कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई करके हम मानेंगे कि वही हमारा एक्चुअल लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। हम ऐसी लाइन की इक्वेशन यहां पे मानेंगे नहीं जिसके अंदर कांस्टेंट नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हम तो बोलते हैं कि यही हमारा लाइन का इक्वेशन है, एक ये लाइन का इक्वेशन दिया है और एक ये लाइन का इक्वेशन दिया है, दोनों ही लाइंस की इक्वेशन में हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि यार आपका अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बन चुका है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है कि अब आप यहां पर नोटिस करो कि आपका a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू कितना है। a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 a2 b1 b2 बेसिकली आपके जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उनका वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। करके देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है। सो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से -20 आ रहा है, यहां से -36 आ रहा है, मतलब हमारे केस में जो क्वेश्चन में वैल्यू निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है, ओके। फिर ये बोल रहे हैं कि अच्छा एक बार आपने अगर पता कर लिया कि नेगेटिव आ रहा है तो अब यहां पर देख लो कि आपको ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या सजेशन दिया जा रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपको माइनस साइन यूज करके सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, ऐसा इन्होंने बता दिया है। तो हम भी यहां पर इसी चीज का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। अगेन आप यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन अगर करना चाहो तो कर सकते हो कि यार हम कैसे यहां पर डिफाइन कर रहे हैं कि प्लस साइन से क्या आना चाहिए, माइनस साइन से क्या आना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा वेक्टर्स का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, बट ठीक है। आप यहां पे ये जो डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट वाली वैल्यू है, बेसिकली डॉट की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है ना, तो यहां पर जो आपका वैल्यू बन रहा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरह से आपकी जो है डिस्कशन की जा सकती है। बट अगेन मोर इंपॉर्टेंट इज टू बेसिकली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल, एंड टेबल याद करने के लिए आप कोई एक वैल्यू भी अगर याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये चीज समझने की कोशिश करो। तो हमने कैसे याद करना चाहिए कि a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मतलब फिर से बड़ा वाला एंगल, ठीक है ना। उसके लिए प्लस साइन, मतलब प्लस साइन फिर से हमारे दिमाग में कैसे रहती है, बड़ी वाली ही होती है, ठीक है ना। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन यहां पर जो आ रहा है एकदम बढ़िया वाला निकल कर आ रहा है। अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूस एंगल फिर से बड़ी वाली वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, ठीक है ना, तो बड़ा वाला ही यहां पर आपका है ना साइन भी लगा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार अगर आप यहां पे लगा लेते हो तो आपको बचा हुआ जो है ऑब्वियसली नेगेटिव से बताना पड़ेगा, राइट। कि आपका अगर प्लस साइन से ऑब्ट्यूस आया तो एक्यूट माइनस से ही आएगा, एंड देन अगर ऐसे सिचुएशन में प्लस साइन से ऑब्ट्यूस आया तो रिवर्स सिचुएशन में माइनस से ऑब्ट्यूस आएगा, और यहां पे अगर ऑब्ट्यूस आया है माइनस साइन से तो प्लस से आपको एक्यूट मिलेगा। सो कोई भी एक वैल्यू अगर आप याद करते हो, जिसमें पहली वाली वैल्यू याद रखना ही सबसे आसान है, तो आपको बाकी है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है ना। एक वैल्यू बस याद कर लो, डन है। चलिए, सो आपके यहां पर जो सवाल है उसको अगर हम यहां पे कंटिन्यू करें तो हमें यहां पे पता चल चुका है कि यार हमारे पास में क्योंकि यहां पे नेगेटिव वैल्यू निकली है a1 a2 प्लस b1 b2 की, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में ही सॉल्व करेंगे फॉर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, दैट्स इट। और कुछ नहीं है यहां पर, इतना ही है, ऑलराइट। सो बस ध्यान के रखना है कि हमारी लाइंस तो क्वेश्चन में ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आप जाने ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि हमारी तो लाइंस ही ये है जिसके बाद में आपने यहां पे a1 a2 b1 b2 कैलकुलेट किया था। अब आप यहां पर क्या करोगे, पहली लाइन उठाओगे, उसको √(a² + b² से डिवाइड कर दोगे, दूसरी लाइन उठाओगे लेकिन माइनस साइन लगाना है अभी आगे, ठीक है ना, है ना, क्योंकि हमने यहां पे माइनस साइन से सॉल्व करना ही ऑलरेडी नोटिस कर लिया है। एंड देन दूसरी लाइन उठाओगे विच इज बेसिकली 5x + 12y एंड देन +9, और उसको डिवाइड कर दोगे √(a² + b² से, तो यहां पे 13 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, माइनस भी यहां पर आप दे दो, 13 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और इक्वेशन सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। सो काफी इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो करेंगे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से आपको लगेगा, जहां पे ऐसा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने का यहां पे थॉट नहीं है ना, आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बेटर कैलकुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो 13 है, उसके साथ में आपका 4x + 3y, क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस भी उस तरफ भेज दिया है, एंड देन -6 हो गया है, एंड देन राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 5x + 12y + 9, ऑलराइट। सो बस सिंपल सा आपका यहाँ पर काम बचा है, इसको ओपन कर लो। ये कितना हो जाएगा आपका 52x, साथ में आ जाएगा 39y, एंड देन आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा 78, एंड ये आ जाएगा कितना 25x, 60y, एंड देन उसके साथ में आ जाएगा 45, है ना। सारी चीज़ें एक बार जो है ज्वाइन कर लेते हैं। x वाली चीज़ें अगर साथ में आती है तो यहाँ पे 27x बनेगा, y वाली चीज़ें साथ में आती है तो -21y बनेगा, एंड कांस्टेंट जो है 78 एंड 45 अगर आप जोड़ते हो तो आपको 123 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करा लो 3 से, तो आपको यहाँ पे 9x - 7y = कितना मिल जाएगा, 41 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही वाला आपका यहाँ पर
फाइनल आंसर आता है 9x माइनस 7y, 9x माइनस 7y, राइट। सो आपके यहां पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट निकल रहा है। सो ये जो मेरे ख्याल से आपकी सिचुएशन है ये तो काफी वेल अंडरस्टूड है ना। आपको यहां पर क्या डिसाइड करना है, ऑब्ट्यूज से एक्यूट के लिए कौन सा साइन आपने यूज करना है पहले ही डिसाइड कर लेना है, दैट इज द बेनिफिट, ऑलराइट। बट व्हाट इफ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, नाउ हियर द थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। आपको यहां पर जो है थॉट खुद से सोचना है। इफ द लाइन दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस दिस एंड दैट, आपको यहां पर एक्चुअली लाइंस जो हैं उनमें से एक लाइन है ना कहीं यहां पे मिसिंग है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। एंड जो बाइसेक्टर है वो आपको पूरी तरह से पता है, राइट। तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस कि मुझे बाइसेक्टर पता है, तो मैं यहां मान लेता हूं बाइसेक्टर, मुझे नहीं पता कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। मैं तो बस यहां पे चाह रहा हूं कि यार है ना कोई एक बाइसेक्टर में बना के रख दूं, ऑलराइट। सो हम यहां पर जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन क्या देख पा रहे हैं, इफ द लाइन L1 इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। सो L1 जो है यहां पे वो कितना है आपका, अच्छा ये भी ठीक से लिखा हुआ नहीं, सारी चीजें राइट हैंड साइड में भेजते हैं। सो ये कैसा हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये जो है ये बाइसेक्टर है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का। तो मान लेते हैं कि ये हमारा L2 है जिसकी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये जो L3 है इसकी इक्वेशन में मिसिंग पॉइंट्स है आपके उसमें ax और by, है ना। a और b मिसिंग है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके आगे फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि यार देखो अब उस तरह से आगे प्रोसीड करके तो मतलब है ही नहीं, समझे क्या। कि आप बोलोगे चलो फिर सर मैं ऐसा करता हूं कि अभी ए और बी के साथ ही एंगल बाइसेक्टर लिख लेता हूं, फिर इसको कंपेयर कर लूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है फिर यहां पे, ठीक है ना, कि आपने बेसिकली कंपेयर कर समय प्लस साइन वाला जो आएगा उसको कंपेयर करना है कि माइनस साइन वाला आएगा उसको कंपेयर करना है। वी डोंट नो दोज थिंग्स, ठीक है ना। सब आपको ज्यादा करके ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है उसको समहाउ जो है अच्छी तरीके से समझ के इस्तेमाल करना है, राइट। तो क्या क्या किया जा सकता है, सबसे पहला काम जो किया जा सकता है वो ये है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना L1 L2 का, वो पॉइंट L3 पे भी लाई करेगा, ठीक है ना। सॉल्व L1 एंड L2, ये तो सबसे पहला थॉट हमारे दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो सॉल्व L1 एंड L2 का मतलब क्या है कि यहां पे y की वैल्यू उठा के नीचे डाल देता हूं, सो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना बन जाएगा ये, है ना, यहां से आ जाएगा आपका 2x माइनस 3x एंड साथ में आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3, तो ये तो कट ही गया, मतलब x का वैल्यू आपका 0 आ गया। x का वैल्यू अगर आपका 0 आ गया है तो एक बार y की कैलकुलेशन देखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 आ गया तो y का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपको क्या मिल गया है, आपको यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है विच इज 0,1। अब अगर 0,1 आपको यहां पर ये पता है तो ये ऑब्वियसली किस पे लाई करेगा, 0,1 इस पे भी तो लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करवा दो, अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 प्लस बी प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक जो अननोन वैल्यू थी वो तो हमें पता ही चल गई, ठीक है। सो इट इज मोर अबाउट थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ यूटिलाइजिंग द फिगर एंड डेटा प्रॉपरली। फॉर्मूला ऐसे जो है अप्लाई नहीं करना है। अब हम यहां पर फर्दर सोचते हैं कि और क्या किया जा सकता है, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं। सो दूसरा एक थॉट आपका ये हो सकता है कि यार मैं ये सोचता हूं कि यार मैंने अभी अभी यहां पर डिस्कस किया था कि यार अगर मैं बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूं, सो उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप L1 के ऊपर आएगा और L2 के ऊपर आएगा वो बराबर आएंगे। मेरे पास बाइसेक्टर का इक्वेशन पूरी तरह से अवेलेबल है, तो मैं यहां पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट पिक कर सकता हूं। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कोई भी एक पॉइंट पिक कर सकता हूं, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देंगे L2 के ऊपर, है ना, ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और नीचे वाले के ऊपर भी डिस्टेंस एक्जैक्टली उतना ही आना चाहिए, तो वहां से आपके ए और बी में फर्दर एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। लेकिन आप वो चीज करके देख सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे काफी पेनफुल टास्क रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, जिसके अंदर आपको है ना कैलकुलेशन में क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, राइट। ये काम आपको यहां पर जो है ज्यादा बेटर लगेगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं। हालांकि वो भी आपके बुक्स में सॉल्यूशन इस तरह से आपको मिलेंगे, है ना, जहां पर ये सजेस्ट किया जाता है कि इसके ऊपर कोई पॉइंट निकाल लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप यहां से निकालो, यहां से निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास में ए और बी में एक और इक्वेशन आ गई, बी पता है तो ए आ जाएगा। जो तरीका मैं यहां पे सोच पा रहा हूं वो क्या है कि क्यों ना हम ऐसा करें, कि यार L2 के ऊपर कोई पॉइंट निकाल लेते हैं और उसका इमेज निकाल लेते हैं इस बाइसेक्टर में। L2 के ऊपर कोई पॉइंट लेके उसका इमेज अगर मैं इस बाइसेक्टर में निकालता हूं, तब भी तो मेरे पास में जो पॉइंट आएगा वो L3 पे लाई करने वाला पॉइंट आएगा,
पहले तो ये बताओ कि ये गारंटीड है क्या, ये गारंटी है क्या कि अगर आप L1 के ऊपर लाई करने वाले किसी पॉइंट का इमेज निकालते हो, L2 के ऊपर लाई करने वाले किसी पॉइंट का इमेज निकालते हो L1 में, तो वो L3 पे लाई करेगा। ये गारंटी है। ये गारंटी क्यों है? क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप यहां पर बेसिकली फिर से उसी तरह से यहां पर सोच रहे हैं कि यार आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो बनने ही वाले थे। सोचो यहां पर अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस वाज कि आप किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने वाले थे। जल्दी बताओ, आप किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालने वाले थे और बोलने वाले थे कि यार परपेंडिकुलर ड्रॉप आपके बराबर है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप बराबर करके हम क्या गारंटी करने वाले थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप बराबर करके हम ये गारंटी करने वाले थे कि यार आपका ऊपर नीचे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। सो अभी यहां पर जो ये दोनों ट्रायंगल आपके बने हुए हैं ऊपर और नीचे, इंक्लूडिंग दीज पर्पल लाइंस एट साइड्स, तो उनके ऑल्टीट्यूड भी तो बराबर होंगे ना। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तो ऑल्टीट्यूड भी आपके बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों लेंथ आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है, यहां पर आपके एंगल भी ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल आपका अब जो यहां पे पर्पल को हटा के जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है वो भी कैसा हो गया है, वो भी आपका बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ठीक है ना। वो भी आपका स्ट्रक्चर कॉन्ग्रुएंट हो गया है। इधर वाला जो ट्राइंगल है और इधर वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ऊपर जो आपका यहां पे परपेंडिकुलर का लेंथ है उतना ही नीचे का है। मतलब क्या है, फिर से स्ट्रक्चर इमेज वाला ही बन गया, स्ट्रक्चर फिर से इमेज वाला ही बन गया। यहां पर बीच में आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है ना। और P का इमेज इस लाइन में आपका Q ही आएगा, जो एक्चुअली अगले परपेंडिकुलर, अगले एंगल, अगले लाइन पे लाई करेगा। इस पॉइंट में, इस लाइन में अगर मैं इस पॉइंट का इमेज निकालता हूं तो वो अगली लाइन पे लाई करेगा, है ना। दैट इज द मेन आइडिया दैट वी कैन यूज हियर। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको यहां पे कोई बड़ी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, इमेज का यहां पर कैलकुलेशन आपको थोड़ा इजी फील होगा। आप अगर चाहते हैं तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां कंसिडर करके परपेंडिकुलर ड्रॉप वाला भी स्टेप कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली द राइट वे ऑल्सो। ऑलराइट, चलिए अब यहां पे मुझे P फिक्स करना है, तो P फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी यहां पर 0,1 एक पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसको पिक नहीं करना है, ठीक है ना। लेट से मैंने x को 1 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1,2 एक सिंपल पॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है ना। 1,2 फॉर श्योर इसके ऊपर लाई करता है। अब Q की कैलकुलेशन करनी है मुझे, तो इमेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लाइन लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा x-1/2 y-2/-3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ये पॉइंट इसके अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 6 + 3 और नीचे आ जाएगा आपका a² + b²। मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 and 4 मतलब 13। एंड हाउ मच इज दिस, ये हो जाएगा आपका कितना 2/13 के बराबर। कितना आ जाएगा 2/13, ठीक है। अगर ये 2/13 है तो आप यहां पे अब क्या करेंगे, x और y कैलकुलेट करेंगे, x एंड y कैलकुलेट कर लो। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 4/13 विच इज बेसिकली 17/13। एंड वैसे ही आपका जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 6/13, ये आ जाएगा 20/13 के बराबर। ऑलराइट, x और y आपके यहां से अगर इस तरह से निकले हैं तो ये क्या खास बात है इसके अंदर कि q के कोऑर्डिनेट है और q किस पे लाई करेगा, आपका L3 के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। सो आप यहां पर अपना अगला स्टेप कुछ ऐसा कर सकते हो कि L3 को उठा लेते हैं, L3 को उठा लेते हैं और ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, ठीक है ना। L3 ऑलरेडी हमें कितना पता चल चुका है, यहां पे -17 डाल दूं मैं, है ना। b का वैल्यू -17 ऑलरेडी हमें पता है तो यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड +17 इक्वल टू 0 और q का जो वैल्यू हमारे पास में अभी निकल कर आया ये एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है, 17/13 है एंड उसके साथ में आपको 20/13 मिल रहा है। ऑलराइट, ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करवा देते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे a टाइम्स ऑफ 17/13 -17 टाइम्स ऑफ 20/13 एंड साथ में आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो यहां से 17 कैंसिल करने का मन कर रहा है, यहां पे 17 कैंसिल करके 1 आएगा, यहां पे 17 कैंसिल होगा, यहां पे 17 कैंसिल होगा। 13 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो a - 20 + 13 ये आपका 0 आएगा एंड यहां से a का वैल्यू आपका 7 आएगा, ठीक है ना। बस, तो आपको a और b दोनों पता चल चुके हैं। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना तो यार एकदम ही सिंपल सा काम है, ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, सो आपका a का वैल्यू आ चुका है 7 के बराबर, b का वैल्यू आपका आ चुका है -17 के बराबर। आपको जो डेटा कैलकुलेट करना है दैट इज a² + b², a² + b² - a - b,
राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, आई गेस 348 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। जस्ट चेक इट वंस एंड देन यू कैन टिक सी एज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो ये काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है जहां पर आपको सिचुएशन समझनी ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट अप्लाइंग द ऑलरेडी नोन फॉर्मूला। ऑलराइट, चलिए, लेकिन तभी नोन फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप तो यही है। फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई पहले स्टैंडर्ड चीजें पता होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि भाई अगर स्टैंडर्ड से हटके कुछ अगर सवाल बन रहा है तो आप यहां पे फर्दर कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। सो कॉन्करेंट लाइंस क्या है? कॉन्करेंट लाइंस जैसे कि आपके यहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर मीडियन बनता है तो तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स भी कॉन्करेंट होते हैं, है ना, ऑल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होते हैं। सो कॉन्करेंसी एज ए कॉन्सेप्ट वी डेफिनेटली नो, है ना, कि तीन लाइंस हमारे पास में होंगी और वो तीनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही होंगी, दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस का अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि तीनों की तीनों सेम पॉइंट से पास होती हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट वो क्यों यूज करूँ। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, जैसे कि इनफैक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था। पिछले क्वेश्चन में भी एक्जैक्टली ऐसा ही फिगर बन रहा था। हमने बोला था कि यार ये तीनों कॉन्करेंट होंगी, हालांकि बोला नहीं हमने लेकिन बोल सकते हैं, है ना, ये तीनों आपकी कैसी होंगी, कॉन्करेंट होंगी, राइट। तीनों अगर आपकी कॉन्करेंट है तो हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो कैसा है कि यार दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जो भी नोन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, वहां से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके ऊपर भी लाई करना चाहिए, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे भी लाई करना चाहिए, तो वहां से आपका कोई अननोन होता है वो निकल जाता है, राइट। सो यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ सोच सकते हैं। अगर आपको यहां पे कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है या फिर ये चेक करना है कि यार कॉन्करेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो यही आपका थॉट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्करेंसी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो सिचुएशन कैसा बनेगा कि L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, L3 उससे पास नहीं कर रहा, सो L3 कहीं और है। अब L3 जैसे ही कहीं और चले जाते हैं तो आपको ट्रायंगल बनते हुए मिलेगा। क्या बनते हुए मिलेगा? एक ट्रायंगल बनते हुए मिलने वाला है, ठीक है ना। सो आप ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम ट्रायंगल का एरिया 0 करना चाहते हैं। ये जो आपके इसमें तीनों लाइंस हैं इनसे ट्रायंगल एक्चुअली नहीं बन पाया है। ये अगर दूर दूर होते तो ट्रायंगल बनता और ट्रायंगल का कोई ना कोई एरिया आता, ठीक है ना। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा मतलब मैं एरिया 0 करना चाह रहा हूं, L1 L2 L3 यूज करते हुए मैं यहां पे एरिया 0 करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। सो दैट ऑल्सो इज द बेसिक आइडिया ऑफ गेटिंग टू द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। सो आप यहां पे अगर ये काम करते हैं, है ना, एरिया का यहां पर डिस्कशन करते हैं या फिर आप दो के इंटरसेक्शन को तीसरे पे लाई करवाते हैं, अल्टीमेटली आपको यहां पे 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी चीजों से अल्टीमेटली आपको मिलता क्या है रिजल्ट? ये सिंपल सा डिटरमिनेंट वाला रिजल्ट आपको यहां पे मिलता है, ठीक है ना। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्चुअल कैलकुलेशन फॉर दिस, है ना, क्योंकि हम यहां पे इसका रिजल्ट को इस्तेमाल करना यहां पर ज्यादा प्रेफर करेंगे एट दिस पॉइंट रादर देन गोइंग इनटू द डेरिवेशन वाला स्टेप, ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए आपको यहां पर कोएफिशिएंट जो डिटरमिनेंट क्रिएट करके देता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड देन A3 B3 C3, इनसे बनने वाला जो आपका डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर 0 आपको मिलती है इसका मतलब आपकी लाइंस कॉन्करेंट है। अगर आपको वैल्यू 0 नहीं मिलती है, अगर वैल्यू आपको 0 नहीं मिलती है तो आपकी लाइंस मतलब ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, है ना, और ट्रायंगल क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर एरिया वगैरह का डिस्कशन उस केस में करना प्रीफर करोगे। ऑलराइट, सिंपल है। तो अब यहां पर सवाल कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। 3 लाइंस दी हुई होंगी और कहीं ना कहीं कॉन्करेंसी वगैरह आपसे यहां पे पूछी जाएगी, बट सवाल जो हम यहां पे सॉल्व करें वो थोड़ा सा बेटर है। यहां पर देखो कि क्या यहां पर पूछा गया है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइंस दिस दिस एंड दिस डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल इज पी। जैसे कि हम यहां पे भी डिस्कशन कर भी रहते हैं कि ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब कॉन्करेंसी आ जाएगी तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो फिर से सुनो, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइंस दिस दिस एंड दैट डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल इज P, then the greatest integer less than or equal to P is what। तो हम ये जानते हैं कि कॉन्करेंसी अगर आ जाएगी तो हमारे यहां पे काम हो जाएगा। सो कॉन्करेंसी के लिए पहले तो हम यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो आपको यहां पर क्या मिलेगा 2 -1 and 3, उसके साथ में आपको मिलेगा 6 3 and 1 एंड देन यहां पे आ जाएगा अल्फा 2 and -2, ठीक है ना। इसका जो डिटरमिनेंट है ये फॉर श्योर आपका 0 के बराबर होना चाहिए,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे भी आप करना चाहें यहाँ पर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं मल्टीपल जीरोस अगर क्रिएट कर पाऊँ, है ना, तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है। सो हमारा डिटरमिनेंट सॉल्यूशन का यहाँ पे तरीका क्या है कि हम किसी भी एक कॉलम को इस्तेमाल करके दूसरे कॉलम्स में उसके मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आपने ये प्रोसेस पहले नहीं सीखा है तो आपने डिटरमिनेंट ओपन करना तो डेफिनेटली सीखा होगा। आप सिंपली इसको ओपन कर लो, उससे भी आपका आंसर उतना ही जल्दी आएगा जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आपके काफी छोटे हैं। लेकिन मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं ये अगर आपको पता है तो आपने इसकी आदत डेफिनेटली डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े नंबर्स के केस में भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है ना। दैट प्रोसेस एक्चुअली हेल्प्स अस इन बिगर डिटरमिनेंट्स एज वेल। ऑलराइट, सो आपके यहां पर जो आइडिया है दैट इज टू बेसिकली डू समथिंग लाइक दिस कि C1 गोज टू C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2, है ना। डबल करके अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। एंड C3 जो है, जो थर्ड कॉलम है, उसको मैं बोल रहा हूं कि C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2, ट्रिपल करके अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पे 0 हो जाएगा। तो एक ही रो में मल्टीपल जीरोस क्रिएट करने से आपके डिटरमिनेंट थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है, राइट। सो इफ आई डू दैट तो मेरा जो डिटरमिनेंट यहां पर अल्टीमेटली बनता हुआ नजर आएगा वो कैसा हो जाएगा। डिटरमिनेंट के अंदर मेरे पास में यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, डबल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0, डबल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, डबल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, ट्रिपल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ट्रिपल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, और ट्रिपल अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड बीच में तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो बीच वाला वैल्यू आपका वैसे ही रहने वाला है, राइट। और बीच में क्या है, -1, 3 एंड 2 है। तो अब अगर आप यहाँ पे रो 1 के अबाउट ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ माइनस में मतलब प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा आपका, दिस इंटू दैट माइनस दिस इंटू दैट, तो मतलब 10 अल्फा एंड देन -14। सो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू 8, मतलब आंसर आ जाएगा आपका अल्फा का 4/5 के बराबर, राइट। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको अल्फा की वैल्यू यहां पर जो है कॉन्करेंसी की मदद से 4/5 ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। इन्होंने लेकिन सवाल जो पूछा है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में मल्टीपल आंसर्स और आना चाहिए। if the sum of the value if the sum of the squares of the if the sum of the squares of all the real values of alpha for which this combination of three lines do not form a triangle, तो कॉन्करेंस तो एक सिंपल थॉट डेफिनेटली है इस क्वेश्चन में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि अगर इनमें से कोई दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं तो भी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इनमें से कोई दो लाइंस अगर पैरेलल हो जाएं तो भी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनने का एक और तरीका है, राइट। और वो अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बस सभी का स्लोप यहां पर एक बार नोटिस कर सकते हो कि इसका स्लोप अगर मैं m1 से डिनोट करता हूं तो कितना आ रहा है, यहां पे कंपेयर करके देखो y = mx + c से, तो यहां पे 2 आएगा। इसका स्लोप अगर मैं देखता हूं कंपेयर करके तो आपको कितना मिलेगा, -2 के बराबर मिलेगा। एंड यहां से आप अगर स्लोप देखते हैं तो आपके इसमें आ जाएगा -α/2 के बराबर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन में फॉर नॉट गेटिंग अ ट्रायंगल इज कि आपका L1 L2 L3, लेट अस से इनके नाम है L1 L2 L3, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है, इसका नाम L3 है। तो L1 और L2 पैरेलल, सॉरी L1 L2 पैरेलल नहीं हो सकते, L1 और L3 पैरेलल हो जाए। L1 L3 अगर पैरेलल हो रहे हैं मतलब आपका जो 2 है वो -α/2 के बराबर आ रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू -4 हो सकती है। या फिर L2 और L3 पैरेलल हो जाए, L2 L3 पैरेलल हो रहे हैं मतलब -2 आपका -α/2 के बराबर आएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू 4 हो जाए, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस 4/5 वाला वैल्यू जो कॉन्करेंसी से आया है, ये दोनों आंसर्स भी आपके एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है ना। -4 एंड देन +4 ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो इन सभी का स्क्वायर करके ऐड करने से आपको यहां पर फाइनल आंसर मिलेगा। तो सभी को स्क्वायर करके ऐड करो, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रिपोर्ट करो, राइट। सो फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, फाइनल आंसर शुड बी GIF ऑफ 16/25 प्लस 16 + 16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 32 पॉइंट समथिंग, GIF लेके कितना हो जाएगा 32, GIF लेके कितना आएगा 32 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज स्ट्रेट अवे ये भी हो सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच दीस थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। ऐसे भी सवाल आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्या है उसके अंदर 4/5 आंसर बता के मजा नहीं आता है ना। केवल कॉन्करेंसी के लिए हम यहाँ पर जो है बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इस सवाल के अंदर थोड़ा और हमें अच्छा थॉट लगाने का मौका मिला है, ठीक है।
चलिए, एंड नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है एंड इसको इस पॉइंट पे समझना अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सेम आइडिया हम कैरी करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स में। एंड डिस्कशन में थियोरिटिकली बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन फैमिली ऑफ इलिप्स वगैरह भी आपको यहां पर जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं, राइट। सो आपका जो यहाँ पे फैमिली का आइडिया है वो पहले यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि अगर मेरे पास में दो लाइन है L1 L2 और वो अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास होने वाला कोई भी अगर एक नया लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं तो हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहां पे फॉलो करती है वो लाइन, विच इज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो इस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी लाइंस है वो एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करेंगे। किसकी फैमिली? L1 और L2 की फैमिली। ऑलराइट, सो ये वैसी वाली बात है जो यूजुअली हम फैमिली के अंदर भी देखते हैं, ठीक है ना। मदर फादर है और फिर वहीं पे बहुत सारे फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी हैं, ठीक है ना। सो ऐसा आपका यहां पर ये कहीं ना कहीं थॉट है। ऐसा फॉर्मेट ही फॉलो क्यों करना चाहिए इन्होंने? अगर L1 की इक्वेशन मेरे पास में है, L2 की इक्वेशन मेरे पास में है, तो कोई भी एक नए लाइन की इक्वेशन जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, लेटर से L की इक्वेशन में यहां पे लिखना चाहता हूं, तो वो इसी फॉर्मेट को फॉलो क्यों करेगी? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। क्योंकि आपके पास में लैम्डा चाहे जो हो जाए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें क्या पावर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेटर से यहां पर मैं P से डिनोट करता हूं, विच इज x1 y1 लेटर से, ठीक है ना, या अल्फा बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या खास बात है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? L1 और L2 का, ठीक है ना। लेटर से मैंने इसको माना है अल्फा बीटा। सो क्योंकि ये अल्फा बीटा इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 L2 का, तो ये L1 पे भी लाई करेगा और L2 पे भी लाई करेगा। L1 पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इक्वल टू 0 डेफिनेटली होना चाहिए। और L2 पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या है? A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने यहां पे जो फॉर्मेट लिखा है, इस फॉर्मेट के अंदर भी आप यहां पे L1 L2 की वैल्यू अगर यहां पे लिखते हो तो कितना आ जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 एंड साथ में आ जाएगा लैम्डा के साथ में A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हमें बस यही देखना है कि यार इस इक्वेशन में ये है तो कोई ना कोई लाइन की ही इक्वेशन, ये कंफर्म करो पहले। अगर मैं यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी यहां पर चेंज करना स्टार्ट करूं तो अल्टीमेटली क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट चेंज होगा, y का चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म भी चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी बनेगा वो अल्टीमेटली टू इक्वेशन मतलब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये जो भी कॉम्बिनेशन है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ये बनने वाला तो एक लाइन है, लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि इसके अंदर अल्फा बीटा डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि अल्फा बीटा इस ब्रैकेट को अलग से 0 करेगा बिकॉज ये गारंटीड है, और अल्फा बीटा इस ब्रैकेट को भी गारंटी से 0 करेगा क्योंकि ये इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, ठीक है ना। सो लैम्डा से फर्क नहीं पड़ रहा। आप इस स्ट्रक्चर में जब भी अल्फा बीटा इनपुट में डालते हो, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इक्वेशन आपकी हमेशा सेटिस्फाई होती है। मतलब ये जो भी क्रिएट होगा अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए, एक लाइन क्रिएट होगी हमेशा, और उस लाइन के ऊपर हमेशा पॉइंट P लाई करेगा। लैम्डा की चाहे जो वैल्यू ले लो, इससे एक लाइन क्रिएट होगी और वो जो लाइन क्रिएट होगी उस लाइन के ऊपर ये P पॉइंट हमेशा लाई करेगा। मतलब ये ऐसी ही तब तो लाइन हो सकती है, इसका मतलब L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाली ही यहां पर ये हमेशा आपकी लाइन बनने वाली है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई लाइन अगर पता करनी है तो स्टार्टिंग में ही आप ये बोल सकते हो कि उसने ये फॉर्मेट सेटिस्फाई करना ही होगा। L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, दैट इज द थॉट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स। ऑलराइट, अब यही थॉट आगे हम डिस्कस करेंगे जब सर्कल्स की बात चलेगी। फैमिली ऑफ सर्कल्स में कैसे आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सवाल कैसे आ सकते हैं? ऐसा सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दैट एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज सी इन द क्वेश्चंस ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, कि आपको यहां पे लैम्डा फाइंड करने के लिए, कोई पर्टिकुलर लैम्डा फाइंड करने के लिए डेटा गिवन होता है। जैसे एक डेटा हो सकता है कि यार फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट Q। 1,2 दे दिया, कुछ दे दिया नंबर यहां पर, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप यहां पे जो है एक पर्टिकुलर लाइन ही निकाल पाओगे। अब आपके उसमें मल्टीपल लाइंस नहीं आने वाली, एक पर्टिकुलर लाइन निकल कर आएगी, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लैम्डा with the given data in the question and then you can basically put it over here to get the actual equation of line, ठीक है ना। तो यही बात यहां पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में दो लाइंस गिवन है, तो मतलब दो लाइंस यहां पे पॉसिबल होनी चाहिए, राइट।
क्या बोल रहे हैं, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दैट। तो पहले तो हम नहीं सोचेंगे, है ना, कि यार स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट हमें पता है कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट को सेटिस्फाई करने वाला ही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर इस फॉर्मेट को ही सेटिस्फाई करेगा। सो यहां पर क्या करते हैं, 4x माइनस 3y माइनस 1 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ अगला वाला लाइन विच इज बेसिकली 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा अपना एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास में आया है, ये जो इक्वेशन आपके उसमें आया है, ठीक है ना, इसको आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ा x और y के टर्म्स में सेग्रीगेट करने की कोशिश करोगे। तो अगर मैं x वाले टर्म्स को पिक करता हूं तो यहां से 4 और यहां से 2 लैम्डा कोएफिशिएंट आएगा, 4 एंड 2 लैम्डा कोएफिशिएंट आएगा x के साथ में। ऐसे ही y के साथ में देखता हूं तो -3 एंड -5 लैम्डा, -3 एंड -5 लैम्डा y के साथ में कोएफिशिएंट आया। कांस्टेंट टर्म जो बच गई है वो -1 वहां से और यहां से आपको 3 लैम्डा ऐसा कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो चीजें थोड़ी सी ऐसे आइसोलेट कर ली। अब आइसोलेट करने से फायदा क्या हुआ है कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि यार एग्जैक्टली जो डेटा है उसको मैं यूज कैसे कर सकता हूं। डेटा क्या दिया है, डेटा दिया है कि यार आपका जो लाइन निकालना है वो इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए। इक्वली इंक्लाइंड लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में कैसे बनती है, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो पॉसिबिलिटीज बेसिकली आपकी आ सकती हैं। इक्वली इंक्लाइंड लाइन आपकी पॉजिटिव स्लोप की भी बन सकती है और नेगेटिव स्लोप की भी बन सकती है, ठीक है ना। एक तो ये है इक्वली इंक्लाइंड और एक है ये इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना। सो हमें यहां पे दो इक्वेशंस जो मिल रही है वो इसी रीजन से मिल रही है। किस रीजन से मिल रही है कि यार दो पॉसिबिलिटीज यहां पर जो कंडीशन दी है उसी में छुपी हुई है। ऑलराइट, जो 45 डिग्री की लाइन है उसको भी इक्वली इंक्लाइंड कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। जो 135 डिग्री वाली लाइन है मतलब -1 स्लोप की लाइन है उसको भी हम इक्वली इंक्लाइंड ही कहते हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब स्लोप इक्वल टू 1 एंड स्लोप इक्वल टू -1, ये हमारा लॉजिक हो गया। आगे प्रोसीड करने के लिए हम ये जानते हैं कि स्लोप की वैल्यू आपको +1 करनी है या फिर -1 करनी है। तो स्लोप की वैल्यू यहां से आ कितनी रही है, इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है। अगर आप यहां पे स्लोप कैलकुलेट करोगे तो y वाला टर्म उस तरफ भेजो और फिर y के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो x के साथ में लिखा हुआ क्या नजर आएगा, 4 + 2 लैम्डा, एंड क्योंकि उस तरफ गया था तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो चुका होगा, सो 3 + 5 लैम्डा। ये स्लोप का वैल्यू है इस लाइन का, राइट। सो एक बार इसको +1 के साथ में सॉल्व कर लेते हैं, एक बार -1 के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं +1 के साथ में सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 = 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 5 लैम्डा। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा 3 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 2 लैम्डा एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, यहां से एक तो हमारे पास में वैल्यू निकल रही है। ऐसे ही एक बार हम माइनस साइन के साथ में सॉल्व करते हैं। सो -1 के साथ में अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो -1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 + 5 लैम्डा, एंड यहां से आ जाएगा आपका -3 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 2 लैम्डा एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, यहां से आ जाएगा 7 उस तरफ, यहां से आ जाएगा -7, मतलब लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा -1 के बराबर, ठीक है ना। तो बस आपका काम हो गया है, आपको लैम्डा अब पता चल चुका है कि आपकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाला लैम्डा क्या क्या हो सकता है। तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और एक एक करके सॉल्व कर लो, यहीं से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। सो चलिए अब हम यहां पर फाइनल आंसर निकालते हैं। तो एक लाइन हमारे पास में जो आ सकती है L, वो क्या है, एक लाइन जो हमारे पास में आ सकती है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 1/3। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 वो कितना निकल कर आएगा, 4x - 3y - 1, उसके साथ में आ जाएगा 1/3 एंड देन उसके साथ में आ जाएगा 2x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपके इसमें 12x, उसके साथ में यहाँ पे 2x और आने वाला है, या चलो एक बार लिख लेते हैं 12x - 9y - 1, उसके साथ में 2x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें मिलेगा। अच्छा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 3 मल्टीप्लाई करके -3 आ जाएगा। ऑलराइट, ऑलराइट, इसको ट्रिपल कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा एंड देन फर्दर अगर आप कैलकुलेशन देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 14x - 14y इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स अस x - y इज इक्वल टू 0। सो वन ऑफ द इक्वेशंस इज दिस, बढ़िया सी इक्वेशन आई है, x - y इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब हमने 1/3 इनपुट डाला है तब। अब अगर मैं यहां पे इनपुट डालता हूं -1 तो क्या होगा वो देख लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज अगेन फॉर लाइन L,
बट दिस टाइम अराउंड वी आर यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो -1 इस्तेमाल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 1, -1 इस्तेमाल करेंगे तो -2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, सो फैमिली का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कोई दे रहा है L1 और L2, ठीक है ना, तो उनके ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले अगर आपको और भी कोई लाइंस कैलकुलेट करने हैं तो उन लाइंस का एक फॉर्मेट आपको पहले से पता होना चाहिए, वो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 है। ये प्रोसेस हमें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि अब यहां पे केवल लैम्डा फाइंड करना है, इतना ही हमारा थॉट है, और कुछ एक्स्ट्रा थॉट ही नहीं है, बस लैम्डा फाइंड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा गिवन होता है, उस डेटा का इस्तेमाल करके आप लैम्डा निकाल सकते हो। यहां पर मल्टीपल आ रहे तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक ही निकल कर आया लैम्डा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो डेटा दिया है उस पर डिपेंड करती है बातें। ठीक है ना, अब ये चीजें आगे इस्तेमाल कैसे होती हैं, ये आगे इस्तेमाल होती है कि यार ये जो लाइन हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ये उस सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए या उस पैराबोला को नॉर्मल होना चाहिए, राइट। सो आपके ये जो कॉन्सेप्ट है, आप ये मत सोचो कि बस ये यहीं पे आके रुकने वाले हैं, राइट। आप जो भी कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइंस में पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्लब किया जा सकता है विद द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ सर्कल्स एंड पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना, सो फैमिली ऑफ लाइन का यहां पर इस तरह से हमारे यहां पे यूटिलाइजेशन होता है। अनदर पैटर्न ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज समथिंग लाइक दिस। क्या बोल रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखो, द फैमिली ऑफ लाइंस दिस passes through a fixed point for all values of a and b, then coordinates of the fixed point कितने होने चाहिए। ठीक है ना, अब ये वाला फॉर्मेट आपको बस पता होना चाहिए, इजी तो बहुत ज्यादा है। यहां पे बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर हम बेसिकली L1 L2 जो लाइन है उनको आइसोलेट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि इक्वेशन खुद ही फैमिली ऑफ लाइन की है तो मतलब ये तो पक्की बात है कि फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन दिखती कैसी है, वो तो ऐसे दिखती है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये भी शायद इस तरह से कन्वर्ट की जा पा रही होगी, ऐसा मानते हुए हम यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, ax माइनस 2bx प्लस ay माइनस 5by माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ऐसे करते हैं, a वाले टर्म्स को आइसोलेट कर लेते हैं अलग से, a कॉमन निकाल के। सो a अगर कॉमन निकालेंगे तो आपको x प्लस वाई माइनस 1 मिलेगा, और ऐसे ही b वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। b वाले टर्म्स में से माइनस b अगर आप कॉमन निकालते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 5y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अगर आप यहां पे a से डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, और माइनस b बाय a को लैम्डा लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आपको L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एक्जैक्टली जैसा अभी हमने पढ़ा है वैसे दिखाई देगा। अदरवाइज आप यहां पर मान सकते हो कि ठीक है ये भी चलेगा, है ना। अगर आप लैम्डा की वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो, जैसे 1/3 हमने निकाली थी, तो अल्टीमेटली यहां पे मल्टीप्लाई हुआ था ना वो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका लैम्डा हमेशा L2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, वो तो हमने किसी भी एक के साथ में लिखना था इसलिए हमने L2 के साथ में उसको लिख दिया है। आप इसी को L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0 करोगे तो भी वो फॉर्मेट करेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि आपकी फिर यहां पे वैल्यू जो निकल कर आएगी वो डायरेक्टली 3 निकल कर आएगी। समझ रहे हो, अगर आप यहां पे इसको लैम्डा L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 लिखते हो तो कैलकुलेशन तो आप भी वही करोगे जो हमने करी है, लेकिन आपका लैम्डा पहले से 3 निकल कर आएगा। जो हमने 1/3 को वहां पे बाद में 3 मल्टीप्लाई करवाया है वो आपका 3 वहां पे पहले से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ यू शुड बी थिंकिंग। या फिर आप यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि a L1 प्लस b L2 इज इक्वल टू 0, जहां पे a और b आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, वो भी आपकी फैमिली की ही इक्वेशन है, राइट। जैसे यहां पे हम देख पा रहे हैं ये भी आपकी फैमिली की इक्वेशन, जहां पे क्लियरली ये जो लाइन है आपका L1 हो जाएगा, ये लाइन आपका L2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये L1 है और ये L2 है। तो अगर हम यहां पे पता चल गया है कि यार ये जो फैमिली है ये कौन से लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली बनी है, तो वो जो पॉइंट होगा वही तो फिक्स पॉइंट होगा। ये जिस फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यार ये जो फैमिली हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो फैमिली किस फिक्स पॉइंट से पास होती है, L1 L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही है फिक्स पॉइंट। तो आपको L1 L2 को बस सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व करना है L1 एंड L2। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। सो L1 के अंदर से या लिख लें क्या एक बार कि x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो लेट अस टेक the value of y from the first equation and substitute in the second one. So y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 माइनस एक्स के बराबर। सो 2x के साथ में यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ आ गया 1 माइनस एक्स, साथ में आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 5 माइनस 5y नहीं 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 3x, उसको उस तरफ भेज सकते हैं तो 3x बनेगा, एंड देन 6 के बराबर है, मतलब x का वैल्यू आपका 2 आ गया।
x का वैल्यू अगर आपका 2 आया है तो यहां से y का वैल्यू कैलकुलेट कितना हो जाएगा, y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू तो 1 माइनस एक्स के बराबर, मतलब -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई गेस वी आर डन। यहीं पे एक्चुअली आपका आंसर आ रहा है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन बची नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनली आपका जो x का वैल्यू निकला है वो कितना है, 2 के बराबर निकला है, और इस वजह से y का वैल्यू आपका -1 निकला है, तो यही आपका फाइनल आंसर बनता है, ठीक है। 2, -1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। चलिए, सो विद दैट वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू बी प्रिसाइज। एंड इसी के साथ अब आप यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइंस को अच्छे से डिस्कस किया, उसके बाद में एंगल बिटवीन द लाइंस के ऊपर डिस्कशन हुए हैं हमारे। देन वी मूव ऑन टू डिस्कशन बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किए हैं। एंड देन इस वीडियो में हमने सारे वो टॉपिक्स कंप्लीट किए जिसके अंदर लाइन और लाइन हमें साथ में नजर आती है, ठीक है ना। सो आई गेस दिस नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर यू टू बेसिकली मूव ऑन एंड स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइंस। आप ये बात नोटिस करोगे पीवाईक्यू स्पेशली अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो कि यार आपको प्योर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के ऊपर थोड़े से कम दिखाई देंगे, स्पेशली इन जेई एडवांस। जेई एडवांस के अंदर आपको यूजुअली कोनिक सेक्शन और सर्कल्स के सवाल दिखाई देते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस वो उन्हीं सवालों में यूज करवा लेते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज द बेस चैप्टर। बट जेई मेन जो है वो प्योर क्वेश्चंस भी स्ट्रेट लाइन पे डेडिकेटेडली पूछता है। सो यू विल फाइंड बेटर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन जेई मेन्स का सेक्शन। आप मार्क्स ऐप पे जाके जेई मेन के सेक्शन में अपने जो है क्वेश्चन सर्च करके उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।